नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुरभि जैन, नींद कंपनी की फाउंडर और सीईओ। और आज की कहानी में हम आपको ले चलेंगे परियों के देश। आई एम जस्ट किडिंग गाइस। सेशन इज नॉट अबाउट स्लीप स्टोरी, पर ये है हमारी एक्सपर्ट सीरीज की शुरुआत, जिसका पहला सेशन है। और इस सेशन का टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य और नींद का आपसी संबंध, और आप इन दोनों चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे फिक्स कर सकते हैं। इस एक्सपर्ट सीरीज में हमारे पहले एक्सपर्ट है लेक बजाज, जो कि आईआईटी दिल्ली से पास आउट हैं। इन्होंने वहां से इंजीनियरिंग की है और उसके बाद ही टर्न इनटू लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट। इज दैट राइट लेक? यस, इसको इसी तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है ना? यस, यस। यस। लेक पिछले 7 सालों से मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर इंडिविजुअल्स बट वो ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट्स के साथ में भी ग्रुप ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट लेक। थैंक यू सुरभि। या सो पिछले कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि, एंड स्पेशली जब कोविड के बाद में, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट गांव हो या शहर हो या छोटा हो या बड़ा हो, हर तरह की डेमोग्राफी और ज्योग्राफीज में लोगों को मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अलग अलग तरह की यूनिक प्रॉब्लम्स की वजह से उनको मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एंड नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, लोगों को उसकी वजह से फिर फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि नींद की प्रॉब्लम है। तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इन सब चीजों से रिलेटेड। आर यू ऑल्सो सीइंग मोर एंड मोर केसेस? इज इट रिलेटेड टू कोविड और जनरली भी इसी तरीके से था? और तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए फॉर दिस डिस्कशन। एंड अगेन लाइक आपका काम स्लीप से रिलेटेड है, मेरा काम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो दोनों आपस में काफी स्ट्रांगली इंटरलिंक्ड है। और आपका जो क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ, डेफिनेटली विद टाइम जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य की प्रॉब्लम शहर गांव सब जगह बढ़ ही रही है। कोविड की वजह से वो शायद और थोड़ी स्पीड से बढ़ी पिछले 2 सालों में। और उसकी वजह से अगेन फिजिकल हेल्थ पे भी असर आता है, और सबसे ज्यादा असर मेरे ख्याल नींद पे ही आता है फिजिकल हेल्थ की, अगर मैं बात करूँ। एंड दोनों का आपस में काफी स्ट्रांग एक दूसरे पे अफेक्ट डालती है। अगर मुझे नींद अच्छी नहीं आती तो अगले दिन मेरा मूड अच्छा नहीं रहता या टेंशन होती है तो मेरी नींद उस रात की खराब होती है, फिर ये साइकिल बन जाती है, अगले दिन भी ऐसा ही होता है। तो आई थिंक स्लीप और मेंटल हेल्थ दोनों ही धीरे धीरे, जिस स्पेशली लाइफस्टाइल की वजह से, दोनों ही लाइक असंतुलित बनता जा रहा है दोनों में। एंड आई थिंक हम दोनों ही अलग अलग तरह से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज लोग होंगे जिनको मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी? एंड उनमें से कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ साथ नींद की भी प्रॉब्लम्स हो रही है? हम्म तो इसको मैं दोनों तरफ से अगर मैं परसेंटेज बताऊं, तो अगर मैं सिर्फ इंडिया की ही बात करूं तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंडिया में लगभग 8 से 10% लोगों को है जो डायग्नोसेबल, मतलब थोड़ा सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज है। लगभग 10% पॉपुलेशन को है। नींद की प्रॉब्लम, क्रॉनिक क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक जो नींद की प्रॉब्लम रहती है, वो इंडिया में 10 से 18% पॉपुलेशन को है। अब 100 में से यानी हर 10 से 18 लोगों को नींद की परेशानी है, लंबे समय से जो चल रही है। इस 10 से 18% पॉपुलेशन में भी 50 से 80 लोगों को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू भी है नींद की परेशानी के साथ। तो इसी नंबर से हमें पता चलता है कि दोनों, मेंटल हेल्थ और नींद, साथ साथ चलते हैं। एक खराब होता है तो दूसरे पे असर आता ही। Yeah, yes, you are absolutely right. Actually, not just the mental health problem, not just mental health related problem हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है या टेंशन हो रहा है, उससे नींद खराब होती है। बट व्हाट वी हैव सीन इज कि जब लोग एक्साइटेड होते हैं एंड इफ हम्म, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, सो अगर उनका हम्म, डोपामाइन लेवल काफी ज्यादा होता है, उस केस में भी लोगों को नींद की प्रॉब्लम रहती है। सो इमोशनल बिल्कुल। इमोशनल हेल्थ बेसिकली, विच इज probably part of mental health itself, right? और आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला। तो बेसिकली जो भी चीज
हमें रिलैक्सेशन से दूर ले जाए, चाहे वो टेंशन हो या एक्साइटमेंट हो। रिलैक्सेशन से जैसे ही दूर जाते हैं, फिर नींद से भी दूर हम चले जाते हैं। एंड क्या आपका रिलैक्सेशन से मतलब आपका जो स्टेबल स्टेज है, जो भी आपका मेंटल हेल्थ का और फिजिकल हेल्थ का जो भी स्टेबल स्टेज है, उससे इधर हाँ, या तो आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, कैसे या भी जा नीचे रहे जा हैं, रहे वो आपके बेसिकली संतुलन को बिगाड़ देगा। हैं। बिल्कुल। राइट। लेक हमारे रिसर्च के हिसाब से हमको लगता है कि नींद की जो प्रॉब्लम है वो मेजरली चार चीजों की वजह से होती है। एक है आपका एक्सटर्नल फैक्टर, सो फॉर एग्जांपल नॉइज लेवल कितना है आपके आसपास। दूसरा, आप कितना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है या डार्कनेस लेवल कितना है रूम में। तीसरी फैक्टर है जो टेम्परेचर रिलेटेड है। सो जो भी चीजें बेसिकली आपके सेंसेस को इम्पैक्ट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल डार्कनेस वाला जो फैक्टर है वो आपके विजन को इम्पैक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है उससे भी आपका टच वाला सेंस इम्पैक्ट होता है। एंड द नॉइज इज बेसिकली योर साउंड सेंसेस। सो आपके जो पांच सेंसेस है उनमें किसी भी तरीके से कोई भी अगर इम्पैक्ट या डिस्टर्बेंस होता है तो यू वोंट बी एबल टू स्लीप। तो लोग नहीं सो पा रहे हैं, एंड देन अगर लोग कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक नहीं सो पा रहे हैं तो उससे इंसोम्निया बिल्ड हो जाता है। सो एक तो है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स वाला। दूसरा फैक्टर है फिजिकल हेल्थ वाला। सो फॉर एग्जाम्पल पीपल हु हैव क्रोनिक डिजीजेस, जैसे डायबिटीज है या थायराइड है या फिर कोई प्रीवियस इंजरी है। इवन लोग जिनको विटामिन डिफिशियंसीज हैं, स्पेशली विटामिन बी एंड डी, उन लोगों को इंसोम्निया बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। एंड थर्ड फैक्टर है लाइफस्टाइल चेंजेस। सो फॉर एग्जांपल, एंड स्पेशली दिस इज हैपनिंग इन कोविड टाइम, राइट, कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, कुछ कुछ दिनों तक बाहर नहीं निकल रहे हो, तो आपका नेचुरल लाइट का जो कंजम्पशन है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। आप हमेशा ही जिस आर्टिफिशियल लाइट में बैठे हुए हो, बिकॉज दिन भर आप काम कर रहे हो और रात को ऑलरेडी अंधेरा हो जाता है, तो सनलाइट एक्सपोजर ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। उससे क्या होता है कि आपका मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज जो होना चाहिए वो नहीं होता है बॉडी में, एंड उससे आपकी नींद की प्रॉब्लम शुरू होती है। दूसरा फैक्टर है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप फिजिकल हेल्थ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी बॉडी एग्जॉस्टेड फील नहीं करती, तो आपका ब्रेन एग्जॉस्टेड फील करता है, उससे आपका स्लीप साइकिल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आजकल लोग, बिकॉज दिन भर ऑफिस का काम होता है, तो कैफीन का कंजम्पशन काफी बढ़ जाता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली खुद को जगा के रखना है और एनर्जेटिक रखना है। बट हमने ऑब्जर्व किया है और काफी आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, उससे पता चला है कि अगर आप 3-4 बजे के बाद में अगर कैफीन का कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर रहे हो तो इट विल फॉर श्योर इम्पैक्ट योर स्लीप साइकिल्स एज वेल। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट नाइट तक हेवी डिनर कर रहे हो, लेट डिनर कर रहे हो, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स विच आर बिकॉज ऑफ योर लाइफ साइकिल, ये सारी चीजें आपकी स्लीप को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। एंड देन जो फोर्थ फैक्टर है वो है इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। सो अगर आपका वहां पे भी कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो वो आपकी स्लीप को डायरेक्टली डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सो आई वांटेड टू आस्क यू और टच मोर ऑन दिस फोर्थ फैक्टर कि ये मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और इस फ्रंट पे किस किस तरह की बीमारियां होती है, क्यों होती है, एंड उनको किस तरीके से टैकल किया जाए। बिल्कुल। तो अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या मानसिक जो प्रॉब्लम होती है उसको, मतलब कुछ होती है जो बहुत लार्जली काफी लोगों को होती है, उनमें से फिर कुछ बहुत ज्यादा सिवियर होती है, तो मैं थोड़ा सा डिवाइड करके बताऊंगा जिससे ऑडियंस को अवेयरनेस रहे अलग अलग तरह की बीमारियों की। सबसे कॉमन जो दो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आती है, एक आता है डिप्रेशन, एक एंजाइटी। तो अगर जिससे अगेन ऑडियंस को पता रहे कि क्या साइंस होते हैं डिप्रेशन के या एंजाइटी के, तो मैं थोड़ा सा लिस्ट डाउन कर देता हूँ। डिप्रेशन का सबसे पहला साइन होता है उदासी, सैडनेस, जो कि लंबे समय तक रहे। हम सब कभी ना कभी उदास होते हैं कि आज कुछ बुरा हो गया तो हम उदास हो गए, वो डिप्रेशन नहीं होता। बट अगर बहुत मान लो आप 2-3 हफ्ते तक लगातार जो आपका मेन इमोशन है वो उदासी का है, जिसे लाइक सिम्टम टेक्निकल टर्म में प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस बोलते हैं, जो लंबे समय तक चलती रहे, ये पहला ऑप्शन है, सिम्टम है। दूसरा है टीयरफुलनेस, यानी बिना किसी बात पे रोना आना, बार बार कुछ हुआ नहीं है आसपास पर रोना आ रहा है या फिर रोने का मन कर रहा है,
लेकिन रो नहीं पा रहे, या कभी कभी बिना कुछ हुए एकदम से आंसू आ गए, तो ये भी एक सिम्टम होता है। तीसरा वो डिप्रेशन का सिम्टम होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिन चीजों में आपको पहले मजा आता था, अब उन चीजों में उतना मजा नहीं आता। मान लो आपको पहले क्रिकेट खेलने में मजा आता था, पर अब मन नहीं करता। पहले दोस्तों से मिलने का मन का अक्सर आप जाते थे, पर कुछ टाइम से मन नहीं करता, आप नहीं जाते। इसे लॉस ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। चौथा, जिसकी हम आज भी बात कर रहे हैं, वो है नींद डिस्टर्ब होना। डिप्रेशन में इंसोम्निया भी हो सकता है, हाइपरसोम्निया भी हो सकता है। इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, हाइपरसोम्निया मतलब बहुत ज्यादा 12-14 घंटे दिन में सोना। और उसके अलावा भूख या तो बहुत कम लगना, या बहुत ज्यादा आप ओवर ईट करते हो इमोशनली। अगला है लिथार्जी, आप बहुत टायर्ड रहते हो सारा दिन। उसके बाद इमोशनल लेवल पे तीन फीलिंग्स डिप्रेशन में बहुत कॉमन होती है। होपलेसनेस, लगना कि कुछ ठीक नहीं होगा फ्यूचर फ्यूचर में में। कुछ या हाँ। हेल्पलेसनेस, हेल्पलेस मतलब ऐसे लगना कि चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है। लाइक और वर्थलेसनेस, अपने बारे में बहुत नीचा फील करना कि मैं बहुत खराब हूँ, बुरा हूँ, मैं लाइक कुछ नहीं कर सकता। और एक एक्सट्रीम जो सिम्टम होता है, जो कुछ केसेस में पाया जाता है, सुसाइडल थॉट आना, यानी कि खुद को खत्म कर लेने, मार लेने के थॉट आना। लाइक वो थोड़ा सिवियर केसेस में होता है। तो ये डिप्रेशन के सिम्टम है। लाइक अगेन डिस्क्लेमर मैं ये दूंगा कि ये सिम्टम से अगर आप रिलेट कर पाओ, तो आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, खुद से डायग्नोस नहीं करना चाहिए। ये बस साइंस एंड सिम्टम है, डायरेक्शन देने के लिए कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है। इस पे मेरा एक क्वेश्चन है। सो काफी बार हम्म। ऐसा होता है कि इस तरह के सिम्टम्स आपको अपने आसपास के लोगों में दिखते रहते हैं, खुद में भी हम्म। दिखते हैं। टेम्परेली हम्म। हमारे लाइफ में इस तरह के फेजेस आते रहते हैं। हम हम्म। ऑफन इस तरीके से कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये तो टेम्पररी है प्रोबेबली, या मेरे हम्म। साथ में अभी ये हुआ है इसलिए मुझे ऐसे लग रहा होगा। सो हाउ डू यू हम्म। स्टे ऑब्जेक्टिव? और क्या कोई टेस्ट है जो लेके देखा जा सकता है, या फिर कोई तरीका है जिससे मैं ऑब्जेक्टिवली फिगर आउट कर सकती हूँ कि मुझे मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है? राइट, हम्म। क्योंकि मेरे पास फैक्ट्स तो नहीं है, बट ऐसे हम्म। सुना जाता है कि काफी मेंटल हेल्थ रिलेटेड जिन लोगों को भी वो प्रॉब्लम्स होती रहती है, उनको आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाता कि ये एक हम्म। बीमारी हो सकती है और इसका कुछ इलाज हो हम्म। सकता है। उनको लगता है कि ये उनकी सिचुएशन है, सिचुएशन ही ऐसी है, या वो इस तरीके से फंस गए इसलिए ऐसा हो रहा है उनके साथ में। तो आप हम्म। उस फ्रंट पे क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल, काफी अच्छा क्वेश्चन। तो इसमें जैसे मैंने अभी 9 सिम्टम बताए यहाँ पर। राइट। तो एक बहुत छोटा सा टेस्ट, जो कि लाइक एक्चुअल टेस्ट तो होता है इसका, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल करता है। बट जस्ट अगर आपको खुद से समझना हो कि मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाऊं या नहीं, तो इन 9 में से अगर 4 या 5 सिम्टम या साइन आपको लगता है कि आप में है, और 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा समय से है, और लगातार है, ऐसा नहीं कि बस कुछ हुआ और उदास हो गए, पर उदासी चलती ही आ रही है, या चीजों में मन लग ही नहीं रहा पिछले 2-3 हफ्तों से, तो ये एक छोटा सा खुद से आप इवेल्युएट कर सकते हैं। 1-2 सिम्टम तो हम सब में कभी ना कभी प्रेजेंट होते ही है इन 9 में से, बट अगर 5 या उससे ज्यादा सिम्टम 2 या 3 हफ्तों से ज्यादा है, तो आपको प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। और बाकी जो एक्चुअल टेस्ट है, वो प्रोफेशनल खुद ही असेसमेंट आपके करेंगे। इसके अलावा जो बहुत कॉमन बीमारी होती है, वो एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, जिसको अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ, घबराहट की परेशानी। घबराहट होना, जो घबराहट या बेचैनी, जो आपको विचारों के लेवल पे भी हो सकती है, शारीरिक लेवल पे भी हो सकती है, और भावनात्मक रूप में भी हो सकती है, फीलिंग के लेवल पे भी हो सकती है। मैं फटाफट से इसके भी सिम्टम बता देता हूँ। क्राइटेरिया लगभग सेम ही रहता है कि अगर 4 से 5 सिम्टम 2-3 हफ्ते से ज्यादा अगर आप में है, तो आपको जाना चाहिए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास। पहला है वरिंग, यानी चिंता बहुत होना, हर बात के बारे में ज्यादा सोचना। और मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक ही, जैसे मेरा एग्जाम आ रहा है तो मुझे चिंता होगी, पर आप हर चीज के बारे में चिंता करते हो। एग्जाम आ रहा है तो भी चिंता, प्रेजेंटेशन है तो भी चिंता, घर पे कुछ हो गया तो भी ज्यादा, बहुत ज्यादा चिंता करना, और लोग भी आपको पॉइंट आउट करते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा चिंता टेंशन ले लेते हो। दूसरा है
जिसे लाइक टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं इम्पेंडिंग डूम, यानी ऐसा लगना कि हर चीज गलत ही होगी। आप हमेशा सब बुरे से बुरा ही सोचते हो कि ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, हर चीज के बारे में सबसे वर्स्ट केस सोचना कि जितना गलत हो सकता है वही ना हो जाए। और शारीरिक रूप में हार्ट रेट आपकी अक्सर बढ़ी रहती है, पसीने ज्यादा आते हैं नॉर्मल से। कभी कभी आप देखते हो कि थोड़े से कांप रहे हैं या पैरों में कंपन है। अगेन, नींद की परेशानी एंजाइटी में हमेशा होती है। जब आप सोने जाते हो तो वो विचारों की एक स्ट्रीम चलनी शुरू हो जाती है, एक थॉट आया फिर कुछ सोचने लगे और वही हार्ट बीट बढ़ जाती है। एक और इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है अवॉइडेंस। जिन चीजों से आपको घबराहट होती है आप वो चीजें अवॉइड करना शुरू कर देते हो। मान लो लोगों से मिलने में घबराहट होती है, आप लोगों से मिलना कम कर दोगे। बॉस से बात करने में घबराहट होती है तो आप बॉस को अवॉइड करोगे जितना ज्यादा हो सके। तो जिस भी चीज से घबराहट बढ़ती है आप अवॉइड करने की कोशिश करते हो, जिससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। उसके अलावा फोकस और कंसंट्रेशन आपका कम हो जाता है क्योंकि घबराहट बहुत है। अक्सर पेट की परेशानी भी एंजाइटी से जुड़ी हुई होती है। और आखिरी है अगेन, क्योंकि आप इतना सोच रहे हो, हार्ट बीट भी बढ़ी हुई है, तो आप अक्सर थके हुए फील करते हो, एनर्जी कम ही रहती है। तो ये जनरली एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं। एक चीज आपने काफी इंटरेस्टिंग बोली कि जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है आपकी हार्ट रेट बेसिकली बढ़ जाती है। ये हमने हम्म स्लीप और नींद से रिलेटेड उसमें भी देखा है कि जब भी लोगों की हार्ट बीट बढ़ी हुई है, नींद का प्रोसेस बेसिकली वाइंड डाउन शट डाउन करना है बॉडी और ब्रेन को, उस टाइम पे हार्ट रेट कम हम्म होती है। तो जिन लोगों की भी कम हार्ट होने रेट से। कंट्रोल नहीं हो रही है या कम नहीं हो रही है, हम्म उन लोगों को बेसिकली नींद की प्रॉब्लम रहती है फिर। हम्म वन थिंग विच आई नोटिस्ड इज कि आजकल ये काफी सारी ट्रैकिंग मैकेनिज्म आ गए हैं। सो हम्म मार्केट में बहुत सारे ट्रैकर्स हैं जिनको आप जो रिस्ट में पहन सकते हैं। हम्म आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग एक अलग तरह की घड़ी पहने होते हैं जिसमें एक सेंसर होता है। वो आपका हम्म आप दिन भर में कितनी स्टेप्स चले हो वो भी बता देता है। एट द सेम टाइम वो ये भी बताता है कि आपकी हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी कितनी है, कितना ऊपर नीचे हो रहा है। हम्म और उसके हम्म काउंट को देख के भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप रिलैक्स्ड नहीं हो। सो हम्म राइट, सो हार्ट रेट की जो रेंज होती है, ओके वाली रेंज की, अगर आप इस रेंज हम्म में हो तो आप काफी कंफर्टेबल हो, रिलैक्स्ड हो। बट उस रेंज के बियॉन्ड अगर आप चले गए हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि आप स्ट्रेस्ड हो। सो आजकल की हम्म लाइफस्टाइल में इस तरह के ट्रैकर्स की भी काफी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है जिससे पहले से डिटेक्ट हो सकता है कि सो मेरी मेरी एक हम्म कॉलीग थी, हम्म उसको एक्चुअली उसको स्ट्रेस है इस चीज का पता ही उस डिवाइस से चला, क्योंकि वो रोज उसको हम्म लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह पहनती थी। बट एक दिन जब उसकी हार्ट रेट काफी बढ़ गई, समवेयर अराउंड 102 और समथिंग कुछ आई, तब वो एकदम से हम्म उसकी अलार्म की तरह वॉच बजने लग गई। तब उसको पता चला कि अच्छा हम्म आई नीड टू गो टू डॉक्टर। और तब उसने एक साइकोलॉजिस्ट के साथ में अपना ट्रीटमेंट चालू करवाया। बिल्कुल। और ये तो काफी इम्पोर्टेंट भी है। जैसे जब 100 से ऊपर हार्ट रेट तब जाती है जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या भाग रहे हो। पर आप बैठे हो और हार्ट रेट इस रेंज में जा रही है, तो इसका मतलब आपका मन लाइक शांत नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन हो। thanks for sharing this, Lake. The next I हम्म want to talk about कि आप नींद और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को कैसे फिक्स करें। सो फॉर एग्जांपल एक चीज जो मैंने सुनी है और पढ़ी है वो है CBT, विच इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसके बारे में अगर आप थोड़ा सा और बता सकते हैं तो दैट वुड बी हेल्पफुल। सेकेंड चीज जो हमने अपने एक्सपीरियंस में नोटिस की है और जिसके बेसिस पे हमने नींद एज अ कंपनी बिल्ड की है वो है मेडिटेशन और मेडिटेटिव स्टोरीज और मेडिटेटिव कंटेंट। उससे क्या होता है कि आप फॉर टाइम बीइंग आप सब कुछ भूल जाते हो और एक इमेजिनरी वर्ल्ड में और मेडिटेटिव वर्ल्ड में घुस जाते हो, और काफी सूदिंग साउंड्स और स्टोरीज के थ्रू आप सॉर्ट ऑफ रिलैक्स फील करते हो। एंड उससे नॉट जस्ट लोगों को बेसिकली टाइम पे सोने में हेल्प हो रहा है बट उनके स्लीप साइकिल्स भी फिक्स हो रहे हैं। सो लोग आते हैं हम्म 15 दिन तक नींद की स्लीप स्टोरीज वगैरह यूज करते हैं। 15 दिन यूज करने के बाद में उनके स्लीप साइकिल्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, उनको खुद से ही नींद आने लग जाती है। दूसरी चीज जो हमने हमारे कस्टमर से सुना है कि ये स्टोरीज उनके लिए इतनी पावरफुल है कि
वो लोग काफी सालों से नींद की गोलियां ले रहे थे या डिप्रेस्ड थे, बट जब से उन्होंने नींद की ऐप और कहानियां सुनना शुरू की है, तो कुछ कुछ लोगों को तो पहले जो फ्रिक्वेंसी होती है टेबलेट्स लेने की, वो पहले रिड्यूस हो गई, तो धीरे धीरे पहले कम हो गया, फिर उसके बाद में नाउ कंप्लीटली वो लोग सिर्फ नींद ऐप पे रिलाई कर रहे हैं या नींद की कहानियों पे रिलाई कर रहे हैं, वो एक भी टेबलेट नहीं लेते हैं अभी, विच इज सो पावरफुल. एंड not, this is not about Neend as an app or our content, but more about the power of that, you know, relaxation in the last couple of minutes, so that meditative or meditation as such in our life, right? So अगर आप उस बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि किस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य और नींद दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, तो आई थिंक ऑडियंस को काफी फायदा होगा. बिल्कुल. तो मैं आई थिंक दोनों, इसका मतलब दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है. मैं दोनों के ही बारे में अपने पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, हम कैसे अटेंड कर सकते हैं. पर उससे पहले मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि नींद की परेशानी जिसको होती है उसको ही पता होता है कि वो कितना ज्यादा परेशान हो जाता है. कि आप सोने जा रहे हो, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, बस करवटे, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है अगर वैसा होता है. और अगर लंबी बीमारी ना भी हो तो किसी भी दिन अगर हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं कि लेटे हैं पर नींद नहीं आ रही, तो हम सबने कभी ना कभी वो एक्सपीरियंस किया है, कितना परेशानी हो जाती है. और वहां पर सही नॉलेज ना होना काफी बड़ी प्रॉब्लम है. अगर सही नॉलेज हो और सही टूल्स हो, जैसे नींद ऐप पे भी जो मेडिटेटिव स्टोरीज है, सही टूल्स आपके पास हो, तो वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं. बस वो नॉलेज नहीं होती, टूल्स नहीं होते, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है. फिर लोगों को लगता है कि नींद की गोली खाने से ही आराम आएगा. पर बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हम ले सकते हैं उसको एड्रेस करने के लिए, और वो काफी इफेक्टिव होते हैं छोटे स्टेप्स. तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, आपने जो पूछा, पहले मैं मेंटल हेल्थ का बता देता हूँ कि आप, अगर आप जो भी साइंस मैंने बताया डिप्रेशन या एंग्जाइटी के, उनसे रिलेट कर पाए तो आप क्या कर सकते हो. बाद में इन जनरल नींद को कैसे एड्रेस कर सकता हूँ फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. तो मेंटल हेल्थ के लिए तो अगर आपको इन साइंस से आप रिलेट कर पाए, तो आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, जिसमें दो तरह के प्रोफेशनल होते हैं. एक होता है साइकोलॉजिस्ट, जो कि मेरा प्रोफेशन है. दूसरा होता है साइकेट्रिस्ट. साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, थेरेपी करते हैं, और वहां से कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करके आपके डिप्रेशन या एंग्जाइटी को ठीक करते हैं. साइकेट्रिस्ट आपको दवाई के थ्रू ठीक करते हैं. तो अगर जो भी सिम्टम्स हमने आज डिस्कस किए वैसे कुछ आप फेस कर रहे, तो थेरेपी या काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं. वहां पे अगर सिवियर प्रॉब्लम हुई तो फिर हम साइकेट्रिस्ट को भी इंक्लूड करते हैं, वरना काउंसलिंग या थेरेपी से ही ठीक हो जाता है. और आपकी मेंटल हेल्थ जब जैसे जैसे ठीक होगी, नींद भी अपने आप अच्छी हो जाएगी. और उल्टा भी सही है कि अगर नींद अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी. तो दूसरा जो पार्ट है स्लीप वाला, जो मैं खुद भी अपने, मैं लगभग ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं 100 क्लाइंट्स के साथ अभी तक काम किया है तो उनमें से 90 लोगों को नींद की परेशानी थी, क्योंकि मेंटल हेल्थ में नींद की परेशानी होती ही है. तो वहां पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्लीप हाइजीन का. जैसे फिजिकल स्पेस में हम साफ सफाई रखते हैं, वैसे नींद अच्छी आए उसके लिए अंदर की साफ सफाई कैसे रखी जाए. तो स्लीप हाइजीन में कुछ टेक्निक्स है या कुछ सजेशन है, जो मैं एक एक करके लिस्ट डाउन करूंगा. और यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगा, अगर ऑडियंस को ये इम्पोर्टेंट लग रहा है तो वो नोट्स भी बना सकते हैं इन छोटे छोटे स्टेप्स का. तो प्रॉब्लम तो ये होती है, जब भी किसी को नींद की परेशानी होती है, वो पर्सन जाता है, लेटता है, और चिंता हो रही होती है कि नींद आ क्यों नहीं रही. नींद नहीं आएगी तो कल का दिन खराब हो जाएगा, कल कुछ ऑफिस में इंपॉर्टेंट काम है, घर पे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, नींद आएगी. तो वो टेंशन और होती है, उससे नींद और दूर हो जाती है. तो वहां पे नींद का इम्पोर्टेंट पार्ट है रिलैक्सेशन. कि आपको वो जो टाइम है जब आप बेड पे जा रही हो, तो वहाँ रिलैक्सेशन सबसे इम्पोर्टेंट है. तो जैसे कि सुरभि ने अभी आपने मेंशन भी किया कि जिस कमरे में आप सो रहे हो वहां पे शांति होनी चाहिए, शोर शराबा आसपास ना हो, डार्कनेस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रोशनी ना हो, और टेम्परेचर सही होना चाहिए. सर्दियों में थोड़ा गर्म की तरफ होना चाहिए, गर्मी में थोड़ी ठंडक की तरफ, जिससे फिजिकल सेंसेस शांत हो जाए, वो एक्साइटमेंट या अंदर रेस्टलेसनेस ना हो. दूसरा है कंसिस्टेंट रहना. कि अगर आप
अपना टाइम जितना हो सके फिक्स कर दो। जैसे मान लो आप 10 बजे सोते हो, 6 बजे उठते हो, तो वो 10 बजे आपको बेड पे लेट ही जाना है। बहुत ज्यादा 5-10 मिनट ठीक है, बट वो मोटा मोटा आपका सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। या तो मैं ऐसे बोलूंगा, लेटने का टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। नींद जब आएगी सो आएगी, लेट आप जरूर जाओ उस टाइम पे। तीसरा है, अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोशिश ये होनी चाहिए कि सोने से 30 मिनट पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज ना करो जहां पर स्क्रीन की रोशनी आपकी आंखों में जाए। जैसे सुरभि ने पहले भी बोला आपने, कि आप जितना एक्साइटमेंट या स्टिमुलेशन होगा उतना ही नींद आपसे दूर हो जाएगी। तो जैसे ही हमें वो स्क्रीन की लाइट हमारी आंखों में जाती है, हमारा मन, हमारी बॉडी अलर्ट हो जाती है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए स्क्रीन टाइम सो लेटने से 30 मिनट पहले जीरो हो जाए। अब करना क्या है उस 30 मिनट में, उसके भी काफी अच्छे सजेशन है। मेडिटेशन आप कर सकते हो, नींद ऐप पे स्लीप स्टोरीज है वो आप सुन सकते हो। ये काफी अच्छा रहता है कि हल्के गर्म पानी से अगर आप नहा लो तो बहुत अच्छा रहता है। अगेन बॉडी के सेंसेस काम डाउन हो जाते हैं। अगेन ठंडा पानी ना हो तो बेटर है, क्योंकि उससे फिर वही उल्टा होगा, स्टिमुलेट हो जाएगी बॉडी। उसके अलावा जैसे सुरभि ने पहले भी बोला, कैफीन आपको नहीं लेना चाहिए, यानी चाय कॉफी शाम के 6 बजे के बाद अवॉइड करना चाहिए। और अगेन सेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं, तो आंखों के लिए तो हमने रूम में अंधेरा कर दिया। स्क्रीन टाइम ना हो तो भी हमने स्क्रीन भी हटा दी। अगर हो सके तो बहुत सस्ते ईयर प्लग्स आते हैं, तो आप ईयर प्लग्स लगा सकते हो, जिससे कोई आवाज अगर है भी तो वो कानों तक ना पहुंचे। हो सकता है बाहर कहीं आवाज हो रही हो। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइंड एसोसिएशन बनाता है। जब हम बेड पे सोने जाते हैं तो बेड से एसोसिएशन किस चीज की है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप बेड पे बैठ के कभी काम मत करो, क्योंकि काम के लिए हमें एक्साइटमेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो बेड से एसोसिएशन एक्साइटमेंट की नहीं बननी चाहिए। बेड सिर्फ लेटने के लिए ही इस्तेमाल हो। काम, ये वर्क फ्रॉम होम में काफी ज्यादा बढ़ गया है कि लोग बेड पे बैठ के काम करते हैं। राइट। तो आपका टेबल चेयर अलग होना चाहिए जहां आप बैठ के काम करो। तो बेड पे आप सिर्फ लेटने के लिए ही जाओ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो स्पेशली जो लोग इंसोम्निया की प्रॉब्लम फेस करते हैं उनमें काफी कॉमन है, कि जब वो देखते हैं कि 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, मैं लेटा हुआ हूँ या लेटी हुई हूँ, नींद आने दी, तो अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होनी शुरू हो जाती है। फिर वो करवटें बदलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और जितना परेशान होते हैं नींद उतनी दूर हो जाती है। तो अगर आपको 15 से 20 मिनट तक नींद नहीं आई, तो आप लेटे मत रहो, उठो और कुछ रिलैक्सिंग करो। जैसे अगेन नींद ऐप पे आप कोई स्टोरी सुन लो, कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि 15-20 मिनट के बाद आप उठ के बैठ जाओ और रिलैक्सिंग कुछ करो, कोई सूदिंग म्यूजिक सुन लो। क्योंकि वो लेटे रहोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी तो मन और एक्टिव होगा और चिंता करेगा, फिर नींद और दूर हो जाएगी। इसके अलावा जैसे अक्सर ये सजेस्ट किया जाता है कि आप दिन में एक नैप ले लो, 15 से 20 मिनट का, 30 मिनट का। वो भी इंपॉर्टेंट है, पर वो 4 बजे से पहले होना चाहिए। शाम को या रात के समय में वो नैप ना लिया जाए, वरना फिर अगेन बॉडी रिलैक्स पहले ही हो जाएगी तो रात को नींद नहीं आएगी। बाकी जैसे हमने आपने सीबीटी की बात की, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, पर एक चीज होती है अपनी थॉट्स को लिखना, जो हम होमवर्क में भी देते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो अगर आपको कोई चीज बॉदर कर रही है, किसी कोई विचार बार बार आ रहा है, उसको लिख लो एक डायरी में। तो वो भी आपको जर्नलिंग बेसिकली। रिलैक्स कर सक, जर्नलिंग बिल्कुल। बाकी अगर आपको अगले दिन की चिंता है, तो पहले ही एक सॉल्यूशन उसका लिख दो, कि अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, पर कल मैं उठ के ये चीज करूंगा, जिससे आप बेड में जब लेटने जाओ तो प्रॉब्लम के साथ ना जाओ। टेक्निक काम करती है इसमें कि अगर मुझे उस टाइम पे रात को थॉट आते रहते हैं कि ये चीजें करनी है कल, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने कैलेंडर पे मार्क कर देती हूँ कि हाँ। 2 बजे से 3 बजे के बीच में मैं ये करूंगी, 3 से 4 मैं ये हम्म। करूंगी। फिर एक बार मैंने वहां पे डाल दिया तो मैं श्योर हो जाती हूँ कि जब ये टाइम आएगा मेरा मोबाइल हम्म। अपने आप से बजेगा और रिमाइंडर आ जाएगा और मैं कर लूंगी। तो उस टाइम पे हाँ। मैं एकदम रिलैक्स्ड हो जाती हूँ कि हाँ ये चीज करनी है, पर ये हो हम्म। जाएगी कल। तो हाँ बिल्कुल, मैं भी यही आपको फॉलो करता हूँ कि राइट। अगले दिन की सारी चीजें एक टू डू लिस्ट में डाल दो, राइट। जिससे अभी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल वो प्रॉब्लम एड्रेस हो ही जाए।
राइट, कल जब आप अपनी टू डू लिस्ट लेके बैठोगे तो वो सब दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, तो वो काफी अच्छी प्रैक्टिस है। सो हाँ, एक और चीज, यही जो आप जर्नलिंग के बारे में बात कर रहे थे, एक और चीज मुझे रियलाइज हुई इसमें कि काफी लोग ग्रेटिट्यूड फॉलो करते हैं रात को। तो बेसिकली वो लोग एक चीज के बारे में सोचते हैं या लिखते हैं जिसके बारे में वो काफी ग्रेटफुल है, आभार सॉर्ट ऑफ वाली फीलिंग आती है। वो कोई भी, वो एक इंसान भी हो सकता है, एक सिचुएशन भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, या फिर कोई मोमेंट भी हो सकता है जो आप बस याद करते हो और आप फील करते हो कि मैं बहुत लकी हूँ, एंड या फिर सामने वाले के लिए कि उसने मेरी इस तरीके से हेल्प किया, कुछ भी। तो जैसे ही आप वो सोचते हो, उससे एक सॉर्ट ऑफ हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, एंड वो आपको सॉर्ट ऑफ रिलैक्स कर देता है। अगर आप थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड, टेंशन या कुछ भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस अगर उस मोमेंट में चल रहा होता है, तो वो भी एक चीज है जो हमने नोटिस की है कि लोगों के लिए काम करती है और उनको सोचने में हेल्प करती है। बिल्कुल। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल भी एक होमवर्क रहता है जो हम क्लाइंट को देते हैं, कि बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा प्रॉब्लम की तरफ ही देखता है कि मेरी लाइफ में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो इससे होता है कि आप जो ठीक है उसको भी एक्नॉलेज करो, उससे मन अपने आप थोड़ा शांत हो जाता है कि लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा है। राइट, एंड जैसे अगर आप ये थोड़े दिनों तक भी प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आप खुद ही नोटिस करने लग जाते हो कि लाइफ का आउटलुक जो है काफी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और काफी चीजें चेंज भी हो जाती है उसकी वजह से। सो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये अगर ऑडियंस को मैं दोबारा बोलूंगा कि जो स्लीप हाइजीन में हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, इसको आप वापस से रिवाइंड करके भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी चीजें उस 30 मिनट में बदलने लग जाओ सोने से पहले, तो आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और अगला दिन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट, राइट। सो एक चीज मैंने नोटिस की, वो ये है कि इंडिया में वी डोंट हैव अ स्लीप रिचुअल। अगर आप बाहर जाओ तो वहाँ की कंट्रीज में लोग एक स्लीप रिचुअल फॉलो करते हैं, जो ये आधे घंटे का बेसिकली प्रोग्राम है एक तरीके से, जिसमें आप मल्टीपल चीजें कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल, आपने अपनी डायरी में जो भी लिखना है वो लिखा, फिर आप कुछ सूथिंग म्यूजिक चला रहे हो या कुछ कर रहे हो, या फिर स्क्रीन्स को दूर रख दिया आपने, और कुछ लोग एरोमा थेरेपी भी करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, कुछ एक छोटा सा अच्छा सा पिलो स्प्रे वगैरह कहीं कुछ डाल दिया, या फिर कोई डिफ्यूजर में कुछ परफ्यूम डाल के उससे, एंड दैट मेक्स इट लाइक अ गुड सॉर्ट ऑफ माहौल, कि आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हो और देन फिर धीरे धीरे सो जा रहे हो। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मतलब ये भी एक प्रॉब्लम ही है कि जिनको नींद नहीं आती उनको पता है प्रॉब्लम है, पर वो प्रायोरिटी देना कि मैं वो 30 मिनट निकालूंगा अच्छी नींद के लिए, तो आई थिंक वो समझना बहुत जरूरी है कि वो आपकी पूरी की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो 30 मिनट जो आपने स्लीप रिचुअल बोला। इट्स सरप्राइजिंग एक्चुअली कि हम पूरी लाइफ का 30% से ज्यादा हिस्सा जो है वो सोते हुए निकालते हैं, बट उसको सही करने के लिए हम 30 मिनट भी स्पेंड नहीं कर रहे होते। 30 मिनट भी नहीं, बिल्कुल। थैंक यू लेख, आपने काफी अच्छे पॉइंट्स बताए स्लीप हाइजीन से रिलेटेड एंड देन सीबीटी से रिलेटेड। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफी फायदा होगा इन सब चीजों से। अगर उन्होंने इनमें से 2-3 चीजें भी फॉलो कर ली तब भी आई थिंक इट कुड बी गेम चेंजिंग। Can you also talk about Coach for Mind, your organization, what it does, what it is about, and अगर लोगों को आपको रीच आउट करना हो तो वो लोग कैसे करें? बिल्कुल। तो कोच फॉर माइंड हमारा वेंचर है जिसमें हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड काउंसलिंग और साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं। हमारी टीम है साइकोलॉजिस्ट की। हम लोग 1-to-1 ऑनलाइन फेस टू फेस काउंसलिंग और थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, और एक और कंपोनेंट है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कॉलेजेस के साथ ग्रुप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर किसी भी तरह का मेंटल हेल्थ इशू आप फेस कर रहे हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे coachformind.com पे। Thanks a lot. Thank you everyone for listening. Please subscribe to our channel, and if you want to try Neend app, then install it. Just type neend.app in your browser
एंड you'll get the link. एंड आप डायरेक्टली भी प्ले स्टोर पे जाके नींद टाइप करके हमारी ऐप को सर्च कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग द फीडबैक विद अस. अगर आपको इस तरह के और टॉपिक्स और इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चन हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए. और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट एक्सपर्ट को बुलाएंगे और हम लेख के साथ भी दूसरा सेशन कर सकते हैं जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं. थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब.